ठीक है भाई, इंडियन ज्योग्राफी में हम औसत ये वार्षिक वर्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपने हाईलाइट करना है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पहला ही क्वेश्चन बनेगा, औसत वार्षिक वर्षा एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 112 से लेके 125 सेंटीमीटर के मध्य होता है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मतलब है कि पूरे भारत में नहीं होती एक जैसी वर्षा, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर मौसिन रामत चेरापूंजी में इतनी ज्यादा होती कि पूछो मत, लेह में होती नहीं है, बहुत कम, सबसे कम वर्षा कहाँ? लेह में। राजस्थान वाला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, वहां अलग है वर्षा की मात्रा, तो उसके बारे में पढ़ना है हमने। अब आप बोलेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है? लिखो, मेंस का क्वेश्चन है और कैसा है? बड़ा क्वेश्चन है। इसकी महत्ता अभी नहीं पता चल रही है, इसकी महत्ता कब पता चलती है? इस लेक्चर की महत्ता तब पता चल रही होगी आपको जब आपका प्री निकल जाएगा और जब आप ढूंढ रहे होंगे कि मेंस कहां से करूं, कहां से करूं, तो तब आपको ये पता चलेगी कुछ क्वेश्चन आपके ऑलरेडी क्या है, पहले से तैयार है, बस आपको लिखने की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? वैसे अलग अलग बैच बनाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, प्री का अलग बनता है, मेंस का अलग बनता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि 70% मेंस आपका यहीं कवर हो जाए। कितना? 70% मेंस। ठीक है, तो इसको मेंस का लिख दीजिए, वार्षिक वर्षा का। अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? अधिकांश वर्षा पश्चिमी तट, आपको पता ही है क्योंकि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड जो होगा वहां पर क्या होगा? ज्यादा वर्षा होगी। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। इनको 1 by 1 याद करो। क्या करो? अधिक वर्षा कहां कहां होती है? नंबर 1 पश्चिमी तट, नंबर 2 पश्चिमी घाट, नंबर 3 उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, और नंबर 4 मेघालय की पहाड़ियां। बन गया एक प्री का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन हो गए। पूछा सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत में कहां कहां है? आपने कहा उपयुक्त चारों जगह क्या है? क्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। आगे, यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। आगे, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा कहां कहां होती है भाई? फिर दोबारा 1, कैसे पढ़ना है इसको? 1 गुजरात का दक्षिणी भाग, गुजरात का दक्षिणी भाग। 2 पूर्वी तमिलनाडु। 3 ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप। 4 झारखंड। 5 बिहार। 6 पूर्वी मध्य प्रदेश। 7 उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान। 8 कछार घाटी। 9 मणिपुर। यहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और एक चीज और बता दूं, जब मेंस में लिख रहे होंगे, अगर आपने भारत का मैप नहीं बनाया और आपने वो क्षेत्र क्या शेडेड नहीं किए, अलग अलग वो बनाने पड़ते हैं क्या, जैसे लाइनें लाइनें बना दी, लिख दिया 100 से 200 सेंटीमीटर, कहीं पर मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं, हल्का हल्का गोले गोले बना दिए, जल्दी क्रॉस क्रॉस कर दिए, वहां पे लिख दिया यहाँ पे वर्षा कितनी 200 सेंटीमीटर से अधिक, ऐसे करके बनाना पड़ता है। अगर आपने मैप और ये लिख दिया तो समझ लो आपको अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से आपको 13 नंबर आराम से एग्जामिनर क्या करेगा, देगा उसमें। क्लियर हो गया? न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 1, 2 दिल्ली, 3 हरियाणा, 4 पंजाब, 5 जम्मू कश्मीर, 6 पूर्वी राजस्थान, 7 गुजरात, 8 दक्कन के पठार पर वर्षा कितनी 50 से 100 सेंटीमीटर, कितनी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, प्रायद्वीप के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग में 50 सेंटीमीटर से कम। फिर 1 2 3 4 करके याद कीजिए। 1 आंध्र प्रदेश, 2 कर्नाटक, 3 महाराष्ट्र, 4 लद्दाख, 5 पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर से कम। मैप बना रखा है इसका, आगे दिखाइए, मैप दिखाइए भाई, ये रहा, यही है। हाँ ये देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, ये जितना भी ये पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ 200 सेंटीमीटर से होती है। ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, दिख रही है वाली बेल्ट, ये पूरा ये
ये और ये। 50 से 100 सेंटीमीटर कहाँ होती है, जो आपका कैसा पोर्शन है, 50 से कम, 50 से 100 के बीच में ये वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है। और 50 से कम कहाँ, ये बहुत ज्यादा वृष्टि छाया प्रदेश वाला ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। बस इतना ही बनाना है। भारत का मैप बनाया, उसमें 4 चीजें आपने क्या करनी है। तो 16 नंबर में से उत्तराखंड पीसीएस में 16 नंबर में से 5 नंबर या 5 नंबर कम से कम मैप के होते हैं। किसके होते हैं, 5 नंबर आपने मैप से खींच लिए और 8 नंबर आपने लिखने से खींच लिए। किससे खींच लिए, तो हो गया, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे बढ़िए। फिर दोबारे मेंस का क्वेश्चन, वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता यानी वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। इस परिवर्तन का मूल्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है। विचरण गुणांक CV बराबर मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य मीन इनटू 100। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, प्री में क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़िए। इस सूत्र की सहायता से प्राप्त मूल्यों को विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। विचरण गुणांक अधिक वर्षा वाले भागों में कम और कम वर्षा वाले भागों में अधिक होता है। ये 2 स्टेटमेंट बना के दे देगा वो कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विचरण गुणांक कम होता है। दूसरा स्टेटमेंट बना के देगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विचरण गुणांक अधिक होता है। और अगर यूपीएससी बनाएगी तो यूपीएससी बोलेगी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अधिक होता है, उल्टा करके देगी आपको। क्या करेगी, अधिक होता है, और कम वर्षा वाले भागों में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कम होता है। मतलब अधिक की जगह कम करेगी, कम की जगह अधिक करेगी। बोलेगी दोनों स्टेटमेंट बताओ, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके। 1 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, 1 गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। आंसर दोनों गलत है। और अगर आपको मतलब आपने क्या याद करना है, कैसे याद करना है, अधिक में कम और कम में अधिक, क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उल्टा होता है। क्या होता है, सामान्यतः भारत में वार्षिक वर्षा के विचरण गुणांक में 15 से 30% का अंतर पाया जाता है। कितना, ये फिर प्री का क्वेश्चन बन गया आपका। भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है उसके विचरण गुणांक में 15 से 30% का अंतर पाया जाता है। मैंगलोर में विचरण गुणांक, आगे बढ़िए, 15% से कम है। उप हिमालयी प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में भी विचरण गुणांक 15% से कम है। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में बढ़ता जाता है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में भी विचरण गुणांक बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के आंतरिक भागों में विचरण गुणांक 30% तक पहुंच जाता है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में भी यह 30% के आसपास होता है। राजस्थान, गुजरात में विचरण गुणांक 40% से अधिक है। यानी जहां कम है वहां विचरण गुणांक ज्यादा दिखाई दे रहा है, 40% तक दिखाई दे रहा है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों तथा कच्छ और गुजरात के कुछ भागों में विचरण गुणांक सबसे अधिक है। यहाँ पर 50 से 80% तक पहुंच जाता है। आगे बढ़िए। विचरण गुणांक की डेफिनेशन दे रखी है बॉक्स में, कहीं विचरण गुणांक की डेफिनेशन दे रखी है, नहीं दे रखी, कहीं ना कहीं दे रखी होगी। फिलहाल हम पहले अगला, फिर मेंस का क्वेश्चन हो गया भारत के जलवायु प्रदेश। भारत के जलवायु प्रदेश 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास फिर दोबारा। और एक चीज ध्यान रखना, जिन चीजों को हम अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं यही सूत्र है मेंस का। जिन चीजों को हम अनइम्पॉर्टेंट, बोरिंग और क्या बोलते हैं थकाने वाली प्रक्रिया, पकाने वाली प्रक्रिया ऐसा समझते हैं, वही मेंस का क्वेश्चन होता है ना। वो पर्वतों से नहीं पूछता क्वेश्चन, वो पठारों से नहीं पूछता, वो क्या करता है मैदानों से क्वेश्चन पूछता। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा उसने मैदानों से, और मैदानों में लिखने के लिए बहुत कम होता है, मतलब मैदानों में ज्यादा नहीं लिख सकते ना आप मैदान प्लेन्स के बारे में, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा प्री में, किस प्रकार की है, मानसून प्रकार की। तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवीय दशाओं की समरूपता होती है।
एक अगर हम प्रदेश बोल रहे हैं जलवायु प्रदेश है, तो वहां पर जलवायु दशाओं की समरूपता, इसको अंडरलाइन करें। मतलब एक जैसी जलवायु होगी तभी हम वहां पर एक लाइन खींचेंगे, हम बोलेंगे ये एक जलवायु प्रदेश है। क्या है? और अभी तो आपने कोपेन और थॉर्नथ्वेट पढ़ना है जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, मतलब जब आप वहां पर पढ़ेंगे, जलवायु भूगोल पढ़ रहे होंगे, तो थॉर्नथ्वेट और कोपेन, इन दोनों का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है। और वहां पर थोड़ा सा रटने की जरूरत पड़ती है, AW इस तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, किसको इंगित करता है ना। तो फिलहाल जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में आगे जलवायु दशाओं की समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान तथा वर्षा। आगे जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। जलवायु पे हम क्या देखते हैं? एक तापमान देखते हैं, कम है कि ज्यादा है। एक हम वर्षा देखते हैं कि कम है कि ज्यादा है। तो जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। आ गया नाम, कोपेन और थॉर्नथ्वेट, ये दो नाम पढ़ने हैं आपने। किसके? कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा। कोपेन ने जब जलवायु वर्गीकरण किया तो उसने दो चीजों को क्या माना? मतलब एक महीने तक उसने देखा तापमान और वर्षण। तो तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को, यानी महीने के मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं जिनके नाम हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय जलवायु। नंबर 1 जहां जहां पूरे साल भर, पूरे वर्ष, साल भी नहीं बोलेंगे, पूरे वर्ष में औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उसको उन्होंने क्या कहा? उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा उन्होंने कहा शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क रहता है, इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल S कहलाता है। ध्यान रखना, प्री में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोपेन ने S किसको कहा है? क्या कहा है? आंसर अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल W। फिर पूछेगा W से क्या इंगित करता है कोपेन? आंसर मरुस्थल। गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, उसको क्या बोला उन्होंने? गर्म जलवायु। हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिक से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, उसको उन्होंने कहा हिम जलवायु। क्या कहा? बर्फीली जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, उसको क्या कहा उन्होंने? बर्फीली जलवायु। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का, यानी जो अल्फाबेट्स होते हैं आपके इंग्लिश के, उनका यूज किया है, का प्रयोग किया है। जैसा कि बता रखा ऊपर, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी विभिन्नता के कारण पर अनेक प्रकारों के उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन में अंग्रेजी के बड़े वर्णों, आगे बताइए, S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको हाईलाइट कर दीजिए भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया, जैसे F, स्मॉल f जो किया उन्होंने, पर्याप्त वर्षण। स्मॉल f क्या किया? पर्याप्त वर्षण। ये रटना वाला काम है भाई, पहले बता दूं, ये समझने वाला उतना नहीं है जितना पहले रटना पड़ता है कि पर्याप्त वर्षण के लिए कोपेन ने क्या यूज किया अल्फाबेट। आंसर स्मॉल f। शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन, उसके लिए स्मॉल m का प्रयोग किया है। शुष्क शीत ऋतु के लिए उन्होंने स्मॉल w का प्रयोग किया है। शुष्क और गर्म के लिए स्मॉल h का प्रयोग किया है। 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक के लिए उन्होंने स्मॉल c का प्रयोग किया है। जी, गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसका उल्लेख, अब नीचे चित्र दिखाओ भाई, चित्र दिखाओ। आपको एक भारत का मैप बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है, क्योंकि अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको किससे मिलेंगे? मैप से मिलेंगे। और अब क्या होता है कि एक जगह पे एक ही जैसी विशेषता तो होती नहीं है।
तो कैपिटल स्मॉल सबको मिलाकर लिखता है कोपेन। कैसे? जैसे यहाँ पर तो लिख दिया उसने, ई लिख दिया खाली, यहाँ पे लिखिया कैपिटल सी, जहाँ पे कैपिटल होगा वहाँ पे कैपिटल लिखना है, जहाँ पे स्मॉल होगा वहाँ पे स्मॉल लिखना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये CWG वाला क्षेत्र है। क्या है? अब आपने क्या करना है, सी का मतलब पढ़ना है, स्मॉल w का मतलब पढ़ना है और जी का मतलब पढ़ना है। जी का गंगा मैदान बोला था उसने, w का क्या बोला था, स्मॉल w का शुष्क शीत ऋतु होती है, कोरी ठंड पड़ती है इन क्षेत्रों में, पड़ती है। कैपिटल सी का मतलब क्या बताया उन्होंने? हाँ जी, हाँ तो अभी नीचे आ जाएगा उसका, या जब हम जलवायु भूगोल पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे तो उसका पूरा वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ता है। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो क्या करेगा, अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनेगा, क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा ए, यहाँ पे लिखेगा बी, और यहाँ पे लिखेगा कहाँ, यहाँ पे लिखेगा सी, और यहाँ पे लिखेगा डी। बोलेगा किस किस प्रकार की, कोपेन के अनुसार कौन कौन सी जलवायु प्रदेश है। तो आपने बोलना ये CWG है, ये AW है, ये E है, और बिल्कुल दे रखे होंगे, आ रहा हूं मैं, पहले मैप तो समझा दूं, पहले मैप समझा दूं ना मैं। मैप में कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये बता रहा हूं मैं तो आपको, या एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे लिखेगा A, यहां पे लिखेगा B, यहां पे लिखेगा C, यहां पे लिखेगा D, या यहां पे लिख देगा D। बोलेगा कि CWG वाली जो जलवायु प्रदेश है वो कहां पर है। तो आपने ढूंढना है कि ये वाला जो क्षेत्र है और ये CWG वाला क्षेत्र है, और G से आप परिचित हो कि G किसको कहा उसने। समझ में आ गया? अब ये 8 जलवायु प्रदेश हैं, कहाँ है 8 जलवायु, दिखाओ ये। अब क्या करना है आपने, इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, तो 5 नंबर तो आपके मैप के आ गए, 8 नंबर इसके आ जाएंगे। किसके? जरूरी नहीं है कि हर चीज को लिखा जाए, अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाकर, या आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जलवायु प्रकार क्षेत्र AMW, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु बताई है कोपेन ने। आंसर A कैपिटल A स्मॉल s। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग, AW A कैपिटल W स्मॉल। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग। BWHW गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, गर्म मरुस्थल। ठीक है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। E ध्रुवीय प्रकार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का ऊपर वाला जो हिमालयी जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। ये समझ में आ गया? इतना अगर आपने लिख दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 16 में से 13 नंबर मेंस में कहीं नहीं गए। अब आप पूछोगे जी क्या करना है, तो वैसे हमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूरा पढ़ना है, पूरे विश्व को दिखाता है वो वहां पर कौन सी जलवायु है। उसके लिए सबसे पहले, अगर जिस शब्द से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, रटना पड़ता है क्या, कि A किसको कहता है, M किसको कहता है, W किसको कहता है, ये तो याद करना ही पड़ेगा ना भाई। इसमें समझने वाली चीज नहीं है। समझने वाली चीज ये है, उस क्षेत्र को समझना है, उसके उच्चावच को समझना है, तब ये समझना है कि यार इसने लद्दाख वाले पार्ट को ई क्यों लिखा, क्योंकि वास्तव में ध्रुवीय प्रदेश टाइप, जैसा पृथ्वी के ध्रुवों पर जो जलवायु जिस तरह की पाई जाती है, उसी प्रकार की जलवायु आपकी जम्मू कश्मीर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों, मतलब लद्दाख वाला जो रीजन है, हिमाचल प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिल्कुल वैसे ही जलवायु पाई जाती है जैसे ध्रुवों पर पाई, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो यहां पर दिमाग लगाना है, बाकी ये याद करने का काम है। क्लियर हो गया? खत्म या कुछ और भी है? हाँ जी। भारत के प्रमुख नगरों की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई और औसत निम्नतम तापमान। भाई तापमान से यूपीएससी बहुत पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है।
खासकर नई दिल्ली पर आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा क्या करना है। नई दिल्ली आपकी राजधानी है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता यूपीएससी का पेपर, माना मैं बना रहा होता, तो आज तक आपने पढ़ा कि भारत की राजधानी का है नई दिल्ली, मैं उसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पूछता आपसे। क्या पूछता? लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पूछता सबसे पहले। दिखाओ भाई, दिल्ली नई दिल्ली है ना, 28 डिग्री 35 मिनट, 70 डिग्री 12 मिनट। समुद्र तल से ऊंचाई पूछता, 3 स्टेटमेंट बना के देता कि नई दिल्ली की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो 28 डिग्री 35 मिनट है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता, नई दिल्ली का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन जो है वो 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और यहां पे मैं लिखता नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां पे क्या लिखता? लैटिट्यूड को नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग और हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहां पे लिखता ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर मैं पूछता नई दिल्ली की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 216 मीटर है। फिर मैं बोलता कि जो औसत निम्नतम तापमान जो है वो 35, हाँ नहीं भाई, जुलाई में बोल रहा हूं, जुलाई में निम्नतम जो तापमान है वो कितना है? 35.3। और जनवरी में जो औसत निम्नतम तापमान है वो कितना? 7.3। फिर पूछता मैं कितने स्टेटमेंट इसमें से क्या है सही है। तो ये खाली आपको ना, क्योंकि आगे चलकर आपने ऐसे ही देखना है जब जॉब लग जाएगी, मतलब ये नहीं देखना है, पर ऐसे ही आपको आंकड़े मिलेंगे और आपकी निगाह इतनी पैनी होनी चाहिए कि एक बार में आपको क्या करना है। तो जैसे मैंने दिल्ली को पकड़ा, ठीक है पकड़ लिया, ये सबसे आसान प्रश्न माना जाता है यूपीएससी का, ठीक है। फिर मैं पकड़ता किसको, थोड़ा और ऊपर दिखाओ तो, और ऊपर है, और ऊपर है, कुछ खास खास जगहों को पकड़ता। हाल ही में चर्चित जगह कौन सी रही है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल को दिखाना भाई जरा। हिमाचल वाले पूछेंगे अपने शिमला का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, उड़ीसा, बिहार, असम, हमनदीप, पोर्ट ब्लेयर। नहीं, नॉर्थ ईस्ट का वो अलग पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, थोड़ा नीचे करो और नीचे करो। बस इन्हीं में से आपने क्या करना है, अब ये किस्मत होती है कि आपने क्या उठाया, क्या पढ़ा और क्या आया। पर मैंने कहा अगर इस पूरे उसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट देख पा रहा हूं तो वो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। या फिर मैं 4 का अगर बना के वो कर लूं, क्या करूं कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, उनका मैं टेम्परेचर क्या करूं, एक कॉलम बनाऊं। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है वो। जुलाई का जुलाई का न्यूनतम तापमान और जनवरी का न्यूनतम तापमान सबका दूं, और उसके बाद मैच करने के लिए दूं कि ये कहां कहां का है। तो आपको दिल्ली का पता होना चाहिए, मुंबई का पता होना चाहिए, कलकत्ता का पता होना चाहिए और मद्रास का पता होना चाहिए। बस इतना हाईलाइट कर दो और बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो। अगर कर सकते हो तो और भी कर लो, नहीं तो इतने में मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है? होगी? चलिए बस इतना काफी।